सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 6A का सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट क्लास में 80C 80CCD NPS वाला एंड 80D हम लोग कवर किए थे। तो आज हम लोग 80D का जरा से एक टॉपिक पेंडिंग था, उस पर फोकस करते हैं एंड फिर नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो 80D क्या था, लास्ट क्लास में हम लोग किए थे डिटेल में कि सर जो भी एसएससी है वो अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है खुद का या फिर स्पाउस का या फिर उसका चिल्ड्रन का, तीनों का भी कर सकता है, प्लस अपना पेरेंट्स का भी कर सकता है। तो दो कैटेगरी में तुमको डिडक्शंस मिलता है। अगर तुम ओनली सेल्फ अपना कर रहे हो, मैंने से अपना स्पाउस का चिल्ड्रन कर रहे हो, तो मैक्सिमम तुमको 25,000 मिलेगा साल भर का। बट ये जो 25,000 है 50,000 हो जाएगा अगर इन तीनों में से कोई भी 60 साल का एज हो गया है। तो बेसिकली अगर मेरा या मेरी वाइफ का अगर 60 साल है, सीनियर सिटीजन है हम लोग है, तो 25 का लिमिट 50 हो जाएगा। अगेन पेरेंट्स वाला भी नॉर्मल, पेरेंट्स का जो हम किए, पेरेंट्स का एज अगर बिलो 50 है तो तुम्हारा नॉर्मली 25,000 मिलता है। बट पेरेंट्स में से मम्मी और पापा किसी का भी अगर तुम्हारा 60 हो गया तो ये भी लिमिट 50 हो जाएगा। तो तीन सिनेरियो तुम्हारे पास आ सकता है। सपोज हम लोग इस सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन में से तीनों लेस देन 60 था तो 25,000 मिलेगा। पेरेंट भी लेस देन 60 तो 25 कितना मिला, 50 मिला। ओके। दूसरा सिनेरियो हम लोग 60 ईयर से कम है तो 25, बट पेरेंट का कोई भी एक जन 60 से ऊपर है तो 25 प्लस 50 75। अब दोनों तरफ 60 को ऊपर है, ठीक है। सपोज मेरा मम्मी पापा 80-90 साल का, हम 50, हम 60 साल का हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में 1 लाख। अब अलग से तुमको यहाँ पे देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो देवज्योति तुम्हारा क्वेश्चन शीट सब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ओवरऑल लिमिट ऑफ पेमेंट 5,000 है मैक्सिमम। ये सबका मिलाकर, ये ऐसे नहीं कि यहाँ 5,000 यहाँ 5,000, पाँचों का मिलाकर, और ये दोनों कैटेगरी का मिलाकर, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन प्लस पेरेंट का मिलाकर तुम 5,000 तक का जो भी खर्चा किया होगा, मैंने नॉर्मल ओपीडी वगैरह में, हेल्थ चेकअप में, तो 5,000 का तुम एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो। मेडिक्लेम का तो मिलेगा ही, जो अब ऊपर 3 क्राइटेरिया किए, प्लस 5,000 का एक्स्ट्रा। तो बेसिकली हम क्या करते होंगे, अगर हमको मेडिक्लेम का क्लेम करना है तो हम अगर सपोज पेरेंट के साथ किए तो 25-50 तक कम कर सकते हैं। प्लस अगर देखा कि मेरा मेडिक्लेम 25-50 तो हो गया, प्लस हम देखा कि अरे अभी और भी तो हम एक्स्ट्रा सारा साल पूरा चेकअप वगैरह करवाए हैं, मेरे पास बिल है सब कुछ है, तो हम 5,000 का और भी ले सकते हैं, 55,000 तक का ले सकते हैं मैक्सिमम। इस केस में 75 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 80, 1 लाख प्लस 5। अगर हम पेरेंट का नहीं कि इंडिविजुअल भी किए तो सबके साथ 5,000 ऐड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इट इज़ इन एडिशन टू दैट लिमिट। नाउ जो चीज़ यहाँ पे तुम्हारा देखो क्या है, फॉर एच का, तो एच क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तुम्हारे तो डिस्कस किए थे, एनी मेंबर के ऊपर 25,000 है। नेक्स्ट 80D कैपिटल 4A, 80D सबसेक्शन 4 कैपिटल ए, 80D सबसेक्शन 4 कैपिटल ए, क्या बोल रहे हैं, वो लिंक भेजा है क्या? ओके। सो नाउ सेक्शन 80D कैपिटल 4A क्या बोलता है, सब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं ना मेडिक्लेम का, लमसम में पे कर देते हैं। बट अगर ये 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए तब क्या होगा, देन द डिडक्शन इक्वल टू द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट शैल बी अलाउड फॉर ईच ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस केस में है, देखो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हम कितना के लिए 20,000, तुम दिखाई मिल रहा है, इसको हटा दो। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना का हम पे किए, 20,000 का। कब पे किए, 15 मार्च। तो हम इंश्योरेंस कब से कब तक हुआ, 15 मार्च 2022 से लेके 14 मार्च 2023 तक हुआ। तो नाउ बट यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर 2 हो गया ना यहाँ पे, दैट इज इनकम टैक्स का हिसाब से प्रीवियस ईयर 2 यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, एक तो प्रीवियस ईयर 2022-23, दूसरा प्रीवियस ईयर 2023-24, दो इन्वॉल्व हो गया ना यहाँ पे, आगे नहीं। 22-23 कब खत्म हुआ, 31 मार्च को खत्म हो गया, तो एक में गिरेगा। और उसके दैट इज 15 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022, 1 साल में, 1 साल नहीं हुआ था। तो ये 21-22 है ये, और ये 22-23, ठीक है। ये 1 साल का अंदर फॉल कर एक पर्टिकुलर ईयर में। उसके बाद से जो 1 अप्रैल से लेकर 14 मार्च 2023, ये फिर दूसरा साल में फॉल किया ना, ये इस साल में फॉल किया, और ये तुम्हारा 23-24 में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस पॉलिसी इज़ फॉर 1 ईयर। पॉलिसी एक्चुअली 1 ईयर का है, 15 मार्च 2022 से लेके 14 मार्च 2023 तक, बट फाइनेंशियल ईयर 2 इन्वॉल्व है यहाँ पे। तब यहाँ पे डिडक्शंस कैसे होते हैं, देयरफॉर द डिडक्शन ऑफ 20,000 शैल बी अलाउड, कब मिलेगा, इन प्रीवियस ईयर 21-22 में, जिस साल तुम यहाँ पे पेमेंट किया। तो प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर
beginning with the previous year in which such amount is paid and subsequent previous years or years during which the insurance shall have effect or be in force। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा क्या हो रहा है, जैसे कि सपोज मेरा केस में क्या होता है, हम लोग कंपनी में क्या करते हैं, जैसे कि मार्च ख़त्म होने से पहले ही एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी कर देता है, तो हम लोग का सैलरी से काट भी लिया, मार्च महीना फेब का जो सैलरी मिला उससे इंश्योरेंस का पैसा काट लिया, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी 42,000 कितना था, काट लिया। ओके, अब ये जो है इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा काटा, इंश्योरेंस हम अगला साल 1 साल के लिए, बट हम पेमेंट तो प्रीवियस ईयर कब किए हम, मार्च 21-22 में। प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहे हैं, 21-22 में हम किए, तो 21-22 वाला जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो 80D में क्लेम तो हम कर सकते हैं वहाँ पे। नाउ ये कौन सा सिनेरियो था, ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये तो ठीक है नॉर्मल। दूसरा वाला सिनेरियो 45,000 इज पेड ऑन 15 मार्च 2022 एंड पॉलिसी इज इन द नेम ऑफ द एसएससी इज फोर्स टिल 2024। तो 1 साल का था बोल के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो 1 साल का अमाउंट है तो 1 ही साल का, बट तुम पेमेंट कब किया, इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया, तो पूरा तुम उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में मिल गया था। बट सेकेंड वाला सिनेरियो में डिफरेंट होगा, क्यों बोलो तो यहाँ पे मोर देन 1 ईयर इज इन्वॉल्व। यहाँ पे कितना है, 15 मार्च को तुम पेमेंट कर रहा, बट पॉलिसी कब तक है, 24, मतलब कितना साल यहाँ पे इन्वॉल्व है, 22 से लेके तुम्हारा 23, 23 से लेके 2 साल इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो जब भी मोर देन 1 ईयर इन्वॉल्व होगा उस केस में तुम्हारा क्या प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, इक्वली तीनों साल में देने पड़ेगा। तब खटा वाला है क्लेम का हम लोग डिस्कस कर रहे थे एवरीवन। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस में अगर आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हो, राइट, वो अगर 1 साल के लिए है, इफेक्टिव है, जैसे कि इस केस में हम 15 मार्च 2022 को इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे किए, राइट, उसका इफेक्टिव क्या था, 14 मार्च 2023 तक था। तो इसका हम डेट को जस्ट चेंज कर देते, सपोज ये अभी करंट ईयर चल रहा है ना, तो इसको हम कर देते तुम्हारा सपोज 15 मार्च 2023, इसको कर देते हम 24, ठीक है। तो इस केस में ये 22-23 हो जाएगा, ये 23-24 हो जाएगा। ओके, तो नाउ ये रिसेंटली 15 मार्च को मेरा कंपनी मेरा सैलरी से इंश्योरेंस या फिर हम डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 15 मार्च को, इसलिए अगला 1 साल के लिए मेरा हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस जो है इस साल भी रहेगा, अगले साल तक भी वैलिड रहेगा, बट है तो एक ही पीरियड 1 ईयर 12 महीना, राइट। इस केस में तुम जिस साल पेमेंट कर रहे हो, जिस प्रीवियस ईयर में, जैसे कि कौन सा प्रीवियस ईयर का दिन हम पेमेंट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 में फॉलो, 15 मार्च 2023 कौन सा प्रीवियस ईयर है, 22-23, तो 22-23 प्रीवियस ईयर में हम आराम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर दूसरा वाला सिनेरियो जो है कंसेप्ट कैप्सूल 2, इस केस में क्या हो रहा, हम पेमेंट करें 15 मार्च 2023 को, बट ये इफेक्टिव ये कब तक है, 2 साल के लिए, अभी हम दोनों साल के लिए अब 1 साल इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि तुमको इक्वली 3 साल इन्वॉल्व है इसमें, 21-22 है, 21-22 नहीं, एक हो जाएगा 22-23, 23-24 एंड 22-23, 23-24, 22-23, 23-24, 23-24 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा 24-25, ठीक है। तो 3 साल के लिए हम लोग हैं, तो यहाँ पे जो 45,000 1/3 4 होता है तो तुम्हारा 4 साल हो जाता है, यहाँ पे 4 ईयर यहाँ पे इन्वॉल्व है, 2 साल के लिए पीरियड, बट मेरा प्रीवियस है 3 यहाँ पे इन्वॉल्व इन दिस पॉलिसीज फॉर मोर देन 1 ईयर, तो 3 प्रीवियस ईयर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे तुम्हारा 2 था, ठीक है, बट 1 साल के लिए था, यहाँ पे 3 प्रीवियस ईयर यहाँ पे इन्वॉल्व, इन दैट केस इक्वली मेरा डिवाइड, तो हर जैसे कि इस साल 21-22 नहीं, ये जो 22-23 में हमको इतना मिल सकता है, फिर जब 23-24 आएगा फिर हम इतना लेंगे, फिर 24-25 में फिर हम इतना लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली सब 1 साल का ही होता है लेता है, तो 1 साल का जिस साल हम पेमेंट करें, तो अगर जो भी प्रीवियस ईयर में फॉल करता है तो उसी साल में हमको डिडक्शंस मिल जाएगा। सपोज जैसे कि हम बोला कि फेब मंथ में मेरा सैलरी से इंश्योरेंस का पैसा कटा, तो हम इसी साल का दैट इज 22-23 का जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हम डिडक्शन क्लेम कर देंगे, ठीक है। सो नाउ अब आए थे हम लोग 80DD, ये तुम्हारा डिडक्शंस है इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजेबिलिटी, कुछ डिजेबल पर्सनस अगर है उसके लिए तुम्हारा कुछ खर्चा करते हो, या फिर वो अगर डायरेक्टली कुछ खर्चा करता है तो उस केस में जो खर्चा करता है उसको मिलेगा, या फिर वो खुद भी क्लेम कर सकता है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग 80D के बारे में डिस्कस करते हैं। 80DD अभी तक क्या क्या कर चुके हैं हम लोग, 80C अगर हम बैक करेंगे यहाँ पे 80C कर चुके हैं हम लोग, उसमें बेसिकली LIC, PF, FD, म्यूचुअल फंड्स, होम लोन, सुकन्या समृद्धि, इवन
इस केस में तुम्हारा ट्यूशन फीस भी था अगर तुम्हारे चिल्ड्रन कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे अप टू यूनिवर्सिटी तक, ठीक है। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अगर अपना ही एनपीएस में टायर 2 में इन्वेस्टमेंट करता है तो 1,50,000 तक एटीसी में क्लेम कर सकता है। दूसरा तुम्हारा 80CCC था, अगर हम एलआईसी का एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते तो भी हम क्लेम कर सकते हैं। पर याद रहे तीनों सेक्शन को मिला के 1,50,000 है, राइट। तो ये नहीं कि यहाँ भी 1,50,000 यहाँ भी 1,50,000, नो। अब 80CCD क्या था, एनपीएस इसकी। यहाँ पे तुम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो हम खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयड है हमें तो एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉय भी कुछ करेगा। तो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इनकम में नहीं आएगा जब तक 7.5 लाख रुपये को ऊपर नहीं जाता। तो अगर 7.5 लाख रुपये को ऊपर हो गया होगा तो मेरे इनकम में फर्स्ट आ जाएगा, पूरा पूरा आएगा। अब यहाँ पे हम देखना है कि मेरा कितना बचा हुआ है। सपोज 7.5 लाख से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका कितना हुशेवर इस लोअर जो होगा वो मेरा वहाँ पे क्या हो जाए तुम्हारे डिडक्शन मिल जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 7.5 लाख ही तुम्हारे मिलेगा। जैसे लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ हम लोग किए थे। इस केस में तुम्हारा जो कैलकुलेशन था 10 और 14 था, 14% इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 10% 14% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉई चाहे तो खुद से भी तुम्हारा क्या है 80CCD 1 में कंट्रीब्यूशंस कर सकता है, राइट। कितना अमाउंट जितना कंट्रीब्यूट किया या उसका 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर, बट इट इज़ ये जो है तुम्हारा लिमिट, ये अगर किया तो 1,50,000 में तो काउंट होगा। एक्स्ट्रा इसके लिए 50,000 का बेनिफिट है, अलग से वो क्लेम कर सकता है, राइट। और अगेन जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ये तुम्हारा 1,50,000 का लिमिट में नहीं आता। एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन 1,50,000 का लिमिट में आता है, तो अगर 1,50,000 का लिमिट खत्म हो गया तो हम अलग से 80 वाला जो सेक्शन है 80CCD 1B, ठीक है, एनपीएस अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का टायर 1 में इन्वेस्ट करते हो 50,000 रुपया तक क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स 80C 80CC CCC 80CCD 1 में 1,50,000 तो मिलेगा। इन एडिशन टू दैट अगर हम एनपीएस में खुद से सेंट्रल गवर्नमेंट का टायर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट किए होंगे तो 50,000 तक हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते थे। 1,50,000 प्लस 50 2 लाख, राइट। फिर हम लोग इसी का बारे में डिटेल किए थे। फिर हम लोग आ गए तुम्हारे 80D में हम लोग क्या देखे सर कि 2 सिनेरियो यहाँ पे है। तो अगर हम सेल्फ खुद के लिए, स्पाउस के लिए या फिर अपना डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर मेडिक्लेम लिए हैं तो तीनों का एज अगर 50 से 60 ईयर से कम है तो 25,000 तक हम एग्जेम्पशन क्लेम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, नॉट एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर हम पेरेंट का भी लिए हैं तो पेरेंट का केस में भी 25,000 तक। अब एक 3 सिनेरियो यहाँ पे आएगा, अगर ये दोनों हेड में किसी का भी एज अगर 60 साल से ऊपर है तो सबका जो लिमिट 25 वाला डबल हो जाएगा। तो सपोज अगर इस केस में अगर हम मेरा सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन में से 60 साल का ऊपर हो गया किसी एक का तो ये 25 का बदले कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। पेरेंट में से कोई भी एक का, मम्मी या पापा या किसी का भी अगर 60 साल से ऊपर है तो 25 का बदले 50 हो जाएगा। तो 3 सिनेरियो आ सकता है, 25 प्लस 25 दोनों में मतलब बिलो 60 है सबको, 25 प्लस 50 में हम इस तरफ तो बिलो 60 बट उस तरफ पेरेंट में कोई एक जन 60 है तो टोटल 75। थर्ड सिनेरियो क्या है तुम्हारा, हम और मेरी वाइफ में से कोई एक जन हो सकता है 60 प्लस है, तो उस तरफ मम्मी या पापा में से कोई 60 प्लस है, दोनों तरफ कोई एक 60 प्लस है तो 50 प्लस 1 लाख ये तो मिलेगा। इसको छोड़ के अलग से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी हम 5,000, ये 5,000 है सबके मिलाकर, 5 5 10 नहीं है, ये पाँचों का मिलाकर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, पेरेंट्स पाँचों का मिला के साल भर का हम 5,000 तुम्हारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का नाम से डिडक्शंस ले सकते हैं। दिस आर डिडक्शंस नॉट एग्जेम्पशंस, ठीक है। फिर इसी केस में जो हम बोले कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी जब अप्लाई कर हम लोग परचेस करते हैं तो 1 साल का अगर किए होंगे तो ठीक है, जिस साल तुम पेमेंट करा उसी साल को डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मोर देन 1 ईयर का होगा, ठीक है, मतलब मोर देन 1 ईयर मतलब मोर देन 2 फाइनेंशियल तुम्हारा, जैसे कि इससे 2 साल का था तो वहाँ पे प्रीवियस या 3 इन्वॉल्व है तो उस केस में इक्वली तुम्हारा सब प्रीवियस ईयर में तुमको मिलेगा। ओके, नाउ डिडक्शन पेड भी इक्वली जैसे 50,000 रुपये करेगा। पेड तो एक बार में कर दिए हम, डिडक्शन तुम कैसे लेगा इनकम टैक्स में इक्वली। ओके, नाउ 80D 80DD डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी। अभी तक जो देखे थे नॉर्मली फर्स्ट केस में इन्वेस्टमेंट था, दूसरा केस में हेल्थ इंश्योरेंस था। अब तुम्हारा आ गया कि डिसेबल पर्सनस का लेके कुछ खर्चा वगैरह हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो किसको सबसे पहले डिडक्शंस किसको मिलेगा। देखो हर सेक्शन जब भी हम स्टार्ट करें किसको मिलेगा लिखा हुआ है। इस केस में इंडिविजुअल को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, कंपनी। इस केस में तुम्हारा किसको किसको मिलेगा, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, कंपनी को जैसा डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो किसको मिलेगा ये जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है तुम अपना कंपनी को एडवांस दे तुम ये करो, कंपनी को ये बेनिफिट है, डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है। तो दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल एचयूएफ, सेम तुम्हारा ए वाला इंडिविजुअल एचयूएफ तो मिलेगा। ये भी जो थर्ड वाला भी जो है ये जो हम लोग करें ये भी किसको मिलेगा, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। कंपनी वगैरह को अभी नहीं, अभी आएंगे कुछ कुछ सेक्शन से कंपनी को डिडक्शंस मिलेगा। ओके,
बिकॉज हमको पता है कि एसएससी 7 कैटेगरी का होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बहुत टाइप का होता है। तो ये अभी तुम रिटर्न फाइल करोगे टाइप ऑफ एसएससी बताता है, तो उसमें से इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सब डिडक्शंस हैं, ठीक है ना। एटीडीडी क्या होता है? एनी एक्सपेंसेस मेड किए हैं हम फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। मेरा कोई रिलेटिव है जो कि डिसेबल्ड है, वो हम पे डिपेंडेंट है। अमाउंट इज़ नॉट रिलेवेंट, तुम जितना मर्जी खर्चा कर, अगर तुम 1 रुपये भी खर्चा किया होगा तो फिक्स्ड है, कितना? 75,000 डिडक्शन फिक्स्ड है। तुम 1-2 लाख भी खर्चा किया होगा तब भी 75, तुम 50,000 भी खर्च हो गए तब भी तुम्हारा 75 है, फिक्स्ड है 75,000, ठीक है। नाउ अगर 1,25,000 कब होगा? अगर सेवरली डिसेबल्ड है तो, मैंने बहुत ज़्यादा इसका डिसेबिलिटी का लिमिट जो है बहुत ज़्यादा सेवर है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि सेवरली डिसेबल्ड हम किसको बोलेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है। उस केस में 75 नहीं, उससे भी ज़्यादा 1,25,000 का फिक्स तुमको डिडक्शंस मिल जाएगा। नाउ देखो यहाँ पे सही से शायद प्रिंट नहीं आया, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशंस, या फिर अगर हम उसका कुछ LIC कराएं, उसका कुछ इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट किए, वट एवर, मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल, सब कुछ तुम्हारा इसमें कवर होगा, ठीक है। मैक्स 75 है नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए, अगर सेवरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000 फिक्स्ड है, तुम जितना मर्जी खर्च कर तुम्हारा 8 डिडक्शंस तुमको मिलेगा, ओके। नाउ यहाँ पे डिसेबिलिटी का मीनिंग्स क्या है? ऑटिज्म, ये सब डिजीज़ का नाम है तुम्हारा, ठीक है। ये और भी यहाँ पे डेफिनेशंस दिया है तुम्हारे, बेसिक रिलेटिव का डेफिनेशंस है। अब सेवरली डिसेबल का मतलब क्या है तुम्हारा? अ पर्सन विथ 80% या फिर उससे ज़्यादा तुम्हारा जो डिसेबिलिटी एज रेफर टू सेक्शन, एक एक्ट है तुम्हारा, उस एक्ट का हिसाब से ये जो एक्ट है, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बुक में बता देगा कि सेवरली डिसेबल है कि नहीं है, ओके। बट ये एक्ट के हिसाब से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालने पड़ते हैं, तुमको इनकम से वेरीफाई लेना है तो उस अगर सर्टिफिकेट है तुम 1,25,000 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ एटीडीडी के बारे में कुछ डिटेल में यहाँ पे दिया है कि द डिडक्शन फॉर पेड, जितना पेमेंट किया या फिर डिपॉजिट किया एनी अमाउंट अंडर ए स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बियर बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC एक स्कीम फ्रेम किया है, उसमें भी हम किए होंगे, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी का, या फिर कोई कंपनी है जो इस टाइप का डिजीज़ को देखता है, उसमें भी अगर हम किए होंगे तो इन दैट केस मिल जाएगा इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, नेमली स्कीम जो है प्रोवाइड फॉर एनुटी लमसम वगैरह, सेम चीज़ ऊपर बता दिया, अलग से करने से ओके छोड़ो। नाउ इसमें जैसे हम लोग एक ही साथ रिलेटिव का डेफिनेशंस क्या होता है, वो तो इनकम टैक्स में हम लोग बहुत बार देखे रिलेटिव का डेफिनेशन क्या हो। इससे पहले जब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करेंगे वहाँ पे भी रिलेटिव का डेफिनेशन है तो रिलेटिव का डेफिनेशन क्या एक बार चेक कर लेना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए वहाँ पे डिटेल में, हो गया है। ओके। नाउ दूसरा क्या सेक्शन है 80U, इसको ज़रूरत नहीं पढ़ने का, डायरेक्ट ये पढ़ लेना काफ़ी है। 80U, इफ़ अ SEC इज डिसेबल्ड ही मे नॉट इनकर एनी एक्सपेंसेस, ठीक है। SEC अगर डिसेबल्ड है, हो सकता है वो नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो जो कर रहा है उसको तो मिलेगा, राइट। तो रेसिडेंट, इसकी ये भी किसको मिलेगा? रेसिडेंट या फिर इंडिविजुअल को। नोट, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अंडर 80DD और 80U, नॉट बोथ, ये दोनों एक ही है। इस केस में क्या हो रहा है? हम खुद खर्चा कर रहे हैं, हम खुद डिसेबल पर्सन है, हम खुद खर्चा कर रहे हैं एंड बेनिफिट ले रहे हैं। ये वाला केस में हम नहीं कर रहे बट मेरा बिहाफ में कोई कर रहा है, ठीक है। ही मे नॉट इनकर एनी एक्सपेंसेस, ठीक है। इस केस में तुम्हारा इफ एसएससी इज अ डिसेबल्ड, ठीक है, ही मे नॉट इनकर एनी एक्सपेंसेस, उस केस में भी तुम्हारा सेम है। तो दोनों में से कोई भी एक, आइदर तुम्हारा जो खर्चा कर रहा है रिलेटिव वो लेगा, या फिर तुम क्लेम करो, कोई भी एक जन, दोनों नहीं क्लेम कर सकते। आइदर तुम 80DD में क्लेम करो अगर हम खुद क्लेम करें, ठीक है। हम ये क्या, एनी एक्सपेंसर मेड फॉर डिसेबल पर्सन का रिलेटिव के लिए, मैं हम मेरा रिलेटिव के लिए खर्चा किया, तो अगर हम क्लेम कर लिए तो मेरा रिलेटिव को नहीं मिलेगा, राइट। तो रिलेटिव को अगर मिलता तो रिलेटिव किस में क्लेम करता? 80U में क्लेम करता। बट हम जो खर्चा कर वो खुद कर ले रहा है किसमें? 80DD में, तो रिलेटिव को दोबारा नहीं देगा। तो अगर रिलेटिव क्लेम करेगा 80U में तो हमको नहीं मिलेगा 80DD में, कोई भी एक जन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एसएससी खुद सपोज यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे ये खुद एसएससी है, ठीक है। तो कोई भी एक तुम ले सकते हैं, अगर हम जिसका खर्चा करें मेरे रिलेटिव का, और हम क्लेम करें 80DD में, तो सामने वाला जो रिलेटिव है 80U में क्लेम नहीं कर सकता। अगर रिलेटिव बोला कि नहीं हमको क्लेम करने दो, तो वो अगर क्लेम कर ले तो हम नहीं क्लेम करें, दोनों में से कोई भी एक, नॉट बोथ।
यहाँ पे सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन, जो हम डिजेबल पर्सन से, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी डिजेबिलिटी का लिमिट, तुम सेवरली डिजेबल है कि नॉर्मल डिजेबिलिटी पर्सन के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल लिमिट क्या है तुम्हारा 75, डिडक्शन कितना फिक्स्ड अमाउंट है 75, 1,25,000, इसमें से दोनों में से कोई एक करेगा। अगर मेरा रिलेटिव जो खर्चा कर रहा है उसका रिलेटिव के ऊपर वो सामने वाला बंदा खुद करेगा या फिर पेशेंट खुद करेगा, दोनों में से कोई भी एक। अगर जो खर्चा कर वो क्लेम करेगा तो एटीडी में करेगा, अगर पेशेंट खुद करने मांग रहा है तो एटीयू में करेगा, तो दोनों में से कोई भी एक, नॉट बोथ, ठीक है। नाउ 80 डीडीबी। क्या बोले? हेलो, बोलो क्या डाउट है, बोलो। क्या बोले? कोई बात कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। ये समझ में आया, दोनों में से कोई भी एक जन क्लेम कर सकता, दोनों जन एक ही सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है, कोई भी एक जन ले सकता है। ये फर्स्ट वाला केस में हम खर्चा कर रहे थे मेरे रिलेटिव के ऊपर, दूसरा वाला केस में रिलेटिव भी क्लेम कर सकता है, वो चाहे खुद खर्चा करे या ना करे तब भी वो क्लेम कर सकता है। ही मे नॉट इनकर एनी एक्सपेंस, बोला है ना, ही मे नॉट, तब भी वो क्लेम कर सकता है। तो सामने वाला एटीडी में नहीं क्लेम जो कर रहा होगा उसको एटीडी में नहीं मिलेगा, तो वो ये कर सकता है यहाँ आइडिया खुद ही एक्सपेंस किया था। तभी मिलेगा, खुद एक्सपेंस किया तो मिलेगा ही, तो उसको एटीयू में मिलेगा, और नहीं भी किया तब भी मिलेगा। उन दैट के सामने वाला जो है जो खर्चा किया वो एटीडी में नहीं क्लेम करेगा, तब इसको मिल जाएगा एटीयू में। नाउ स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ स्पेसिफाइड डिजीज का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा एक लाइन से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब स्पेसिफाइड डिजीज है। अगर इस पर्पस के लिए हम खर्चा कर रहे हैं खुद का, सपोज ए स्पेसिफाइड डिजीज जो सामने वाला एसएससी है, इनकम टैक्स में एसएससी मतलब जिसका टैक्स लायबिलिटी बनता है, जो टैक्स पे करेगा, जो रिटर्न फाइल करेगा, जिसका हम इनकम कैलकुलेट करें, वो एसएससी है यहाँ पे। तो एसएससी अगर खुद को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया बिकॉज उसका स्पेसिफिक डिजीज़ था, या फिर उसका कोई डिपेंडेंट रिलेटिव का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है जो कि ना एक स्पेसिफाइड डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो उस केस में उसको डिडक्शन मिलेगा। ये दूसरा था, ये तुम्हारा डिजेबिलिटी वाला था, ये दूसरा है कि ये क्या है, स्पेसिफाइड डिजीज़। अब से ऐसा कौन कौन सा डिजीज़ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वेयर द डिजेबिलिटी लेवल हैज़ बीन सर्टिफाइड टू बी 40% एंड या फिर उससे ज़्यादा। कोई अगर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हुआ तो उसको स्पेसिफाइड डिजीज़ बोल रहा है, सच एस ये सब डिजीज़ का नाम है, तो हमको भी नहीं पता क्या क्या डिजीज़ होता है ये, तुम लोग को जानते हैं तो बताना। याद रखने चाहिए, एक बार रीड कर लेना, ये सब डिजीज़ का नाम है, दिस ऑल आर स्पेसिफाइड डिजीज़, पर क्या डिजीज़ होता है आई हैव ऑल्सो नो आइडिया, ठीक है, जस्ट ये सब रीड कर लेना एक बार के लिए। ये तुम्हारा स्पेसिफाइड डिजीज़ का जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में ये सब डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, रीड कर लेना, एग्जाम में बता देगा स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल है। नाउ ये कैंसर स्पेसिफाइड डिजीज में आता है, एड्स, क्रोनिकल रेनल फेल्योर्स, हेमोफोलिया, थैलासेमिया। जैसे कि मेरा तो एक स्टूडेंट ही था जो तुम लोग रिसेंटली कुछ दिन पहले क्वालिफाई किया, हाँ, तो वो थैलासेमिया पेशेंट है, तो वो अगर जो भी इसमें बार बार ब्लड वगैरह चेंज करने के बाद थैलासेमिया पेशेंट है वो, तो वो सब केसेस में तुम्हारे स्पेसिफाइड डिजीज में फॉल करता है। तो उस केस में डिडक्शंस कितना मिलेगा, तो बोला तुम जितना खर्चा किया, हम आइदर मेरा ऊपर या फिर मेरा रिलेटिव जिसका भी हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अमाउंट इनकर्ड उससे से कितना हुआ, मैक्सिमम लिमिट कितना, अगर एज 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो 1,00,000, एज अगर 60 साल से कम है तो 40,000, ठीक है। तो व्हिचएवर इज क्या लोअर, जो खर्चे किया वो, या फिर मैक्सिमम 1,00,000 अगर 60 साल से ऊपर तुम्हारा एज है, या फिर मैक्सिमम 40,000 अगर 60 साल से नीचे तुम्हारा एज, तो व्हिचएवर इज लोअर। तो मैक्सिमम 1,00,000 अगर 60 साल से ऊपर तुम्हारा एज है, 60 ईयर्स और मोर, अगर तुम्हारा मतलब जिसका खर्चा किया उसका ऑब्वियसली, ठीक है, या जिसका जो पेशेंट एक्चुअली उसका बात कर रहे हैं हम, एंड 40,000 होगा अगर उस एज जो है 60 ईयर्स उससे कम होगा। तो अब अगर एसएससी का खुद का ही कोई डिजीज हो तो अपना एज देखेगा, तो वही तो बोले जिसका जिसका स्पेसिफाइड डिजीज उसी का तो एज देखेंगे ना हम, ठीक है। नाउ इंश्योरेंस कंपनी से अगर कुछ क्लेम मिला होगा वो तो माइनस कर लेना है, फाइनली इतना तुमको डिडक्शन मिलेगा। सपोज तुम्हारा खर्चा हुआ 2,00,000, ठीक है। इन केस अगर हम इस केस में है तो हमको कितना मिलेगा, 2,00,000 और 1,00,000 में से मैक्सिमम 1,00,000। 1,00,000। अब सपोज इंश्योरेंस कंपनी से हमको मिला है 20,000, तो 1,00,000 माइनस 20 मैक्सिमम 80,000,
राइट। दूसरा सिनेरियो क्या है, 2 लाख या फिर 40, कुछ एवर इज लोअर 40,000। इंश्योरेंस कंपनी से ऑलरेडी 20,000 मिल चुका है, तो बाकी तुम 20,000 डिडक्शंस ले सकते हो। ओके, तो फर्स्ट अमाउंट इनकट जितना तुम खर्चे किया वो, या फिर 1 लाख अगर 60 साल या उससे ज़्यादा है तो। दूसरा सिनेरियो कि अगर 60 साल से कम है तो 40, कुछ एवर इज लोअर। उसके बाद तुम देखो कि इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिला है, अगर मिला है मेडिक्लेम वगैरह से पैसा वगैरह ट्रीटमेंट के लिए, तो उतना तुम्हारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दीप्तेंदु आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक, कोई डाउट रहने से आप पूछना, ठीक है? नहीं ठीक है सर, ओके सर। तो ये जो है स्पेसिफाइड डिजीज का नाम, ये बस एक बार के लिए रीड कर लेना, इट इज़ नॉट रिलेवेंट याद रखने का, बट इस नाम से तुमको समझ में आया, क्वेश्चन में बता देगा कि स्पेसिफाइड डिजीज के लिए खर्चा हुआ इतना, तब तुम्हारा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए ओके स्पेसिफाइड डिजीज है तो इसका डिडक्शन क्या है, कि जितना खर्चा करेंगे वो, या फिर 1 लाख अगर सामने वाला जिसको भी स्पेसिफाइड डिजीज हुआ उसका अगर 60 साल या उससे ज़्यादा है तो विच एवर इज हायर, सॉरी लोअर। अगर तुम्हारा उसका एज बिलो 60 है तो कितना, 40,000। उसके बाद वो देखना क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिला है मेडिक्लेम का, जो खर्चा वगैरह जो हम किए इतना मिला है तो माइनस कर देना। ओके, चलो। इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ द एसएससी, द एसएससी मस्ट ऑब्टेन अ प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ऑब्वियसली बात है। रिलेटिव का मीनिंग यहाँ पे दिया है स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पे रिलेटिव का मीनिंग दिया है तो सेम मीनिंग वहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो मीनिंग दिया है यहाँ पे भी सेम मीनिंग ही रहेगा रिलेटिव का। तो रिलेटिव मीन्स व्हाट, हम, मेरे स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। रिलेटिव मतलब अंकल आंटी मामा मामी नहीं, सास ससुर, फैमिली का, अपना फैमिली का अंदर। रिलेटिव मतलब जो हम लोग समझते हैं चाचा चाची मामा मामी वो सब नहीं। ठीक है, तो स्पाउस, चिल्ड्रेन ये वाला है। सेम रिलेटिव का डेफिनेशन इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर रिलेटिव का डेफिनेशन में बोला है स्पाउस। इनकम टैक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन दिया रिलेटिव का। ठीक है, अलग अलग चैप्टर के लिए। तो इस केस में बोलते हैं ओनली स्पाउस कवर होगा, चिल्ड्रेन, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर। नो, खुद तो है ही। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज एक बंदा है वो सर एक चीज पूछना है सर। हाँ पूछे सर अगर मान लीजिए एक डिपेंडेंट है, डिसेबिलिटी वाला डिपेंडेंट है सर, ये वाला डिपेंडेंट, हाँ हाँ जी सर। तो 80DD में तो हम बेनिफिट उसका ले रहे हैं सर 75,000 का। हाँ। तो 80DD में भी फिर मिलेगा सर उसका अगर कुछ ये एक्सपेंसेस मान स्पेसिफाइड लीजिए डिजीज ऐसा कोई दोनों में एक बार नहीं मिलेगा, कोई एक ये स्पेसिफाइड डिजीज है और ये आपका डिजेबल पर्सन है। डिजेबिलिटी विथ स्पेसिफाइड डिजीज होगा तो आपका यहाँ पे फिर कवर होगा। मतलब दोनों में ही मिलेगा सर, दोनों मतलब में, डिसेबिलिटी विथ स्पेसिफाइड रहा तो। हाँ तब तो दोनों में मिल जाएगा उसको। बट ओनली अच्छा। अगर डिजेबल नहीं है, स्पेसिफाइड डिजीज है बट डिजेबल नहीं है, ओनली स्पेसिफाइड डिजीज है, तब तो उसको यही मिलेगा, एचटीडीबी में मिलेगा। जी जी डिजेबिलिटी ठीक। भी है वहाँ पे भी डिजेबिलिटी का लिमिट क्या था, एक तो तुम्हारा 80% था और एक तुम्हारा इसमें शायद 60% था। रुको यहाँ पे होगा डिजेबिलिटी का लिमिट, 40% था सर। इस केस में तो 40% है एचटीडीबी वाला में। इस केस में डिजेबिलिटी का परसेंटेज एक रहता है, वेट वहाँ भी शायद 40 है सर। वहाँ पे भी 40 है। दो इसमें मिल जाएगा, इसमें भी मिलेगा उसमें भी मिलेगा तुम्हारा, ये तो फिक्स अमाउंट है उसको। बट वही जी सर। डिजेबल प्लस स्पेसिफाइड डिजीज होने पड़ेगा। सपोज इस केस में जैसे कि है कि 74,000 हम खर्चा किए, ठीक है, किस लिए, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। तो डिजेबल नहीं है, नॉर्मल स्पेसिफाइड डिजीज है। तो दोनों किसका? में हो सकता है। दोनों में कैसे होगा यार, वो डिजेबल होना चाहिए था ना कि डिसेबल डिजेबल प्लस स्पेसिफाइड। डिजेबल प्लस स्पेसिफाइड दोनों में मिलेगा उसको, वो उसका अलग मिलेगा इसका अलग मिलेगा। वो तो कुछ भी खर्चेगा तो फिक्स तुमको मिलेगा, प्लस यहाँ पे भी तुमको बेनिफिट मिलेगा। मिस्टर एक्स इनकर Medical treatment 74,000 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज ऑफ हिज फादर, पापा का एज 65 है। तो मैक्सिमम लिमिट कितना, 1 लाख। दैट मीन्स मैक्सिमम कितना मिलेगा उसको बेनिफिट, 1 लाख, बिकॉज एज कितना है, 60 से ज़्यादा है। 60। ना उसको तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल गया 22,000 का, तो बताओ कितना मिलेगा उसको, अमाउंट कितना खर्चा किया, या फिर 1 लाख। व्हिच एवर इज लोअर में से 74, व्हिच एवर इज लोअर 74। मैक्सिमम अगर ज़्यादा होता, ये वाला सपोज 1,74,74 होता तो उसको 1 लाख ही मिलता, हाँ कि नहीं। नाउ 52,000 तब मिलेगा उसको। अब क्या है 80E, यहाँ तक तो खत्म हो गया, ये तुम्हारा हो गया एजुकेशन लोन का। अब एजुकेशन लोन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स कंटिन्यू। 80E
इंडिविजुअल, ये किसको मिलेगा? ओनली इंडिविजुअल को मिलेगा। किसके लिए मिलता है? अगर हम स्टडी के लिए एजुकेशन लोन लिए थे, जिसके मोस्ट ऑफ द एसएससी एजुकेशन लोन लिया होगा जॉब मिलने से पहले, लिया होगा अपने लिए, ठीक है, या फिर स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए। तो रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन लिए थे, सेकेंड फॉर हायर एजुकेशन ऑफ खुद का या फिर स्पाउस का या फिर चिल्ड्रन का। अगर अपना चिल्ड्रन के लिए भी अगर हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन ले लेते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन, उसके लिए भी मेरा ओन नहीं है, लीगल गार्जियन है तब भी। तो यहाँ पे क्या बोलता है तुमको? इंटरेस्ट जितना तुम पे किया, ओनली इंटरेस्ट पार्ट अप टू 8 years फ्रॉम द रीपेमेंट स्टार्टेड, 8 साल तक का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तुम उस इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 80E में ले सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, जितना तुम लोन में जितना भी तुम इंटरेस्ट पे किया, देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट। जितना एक्चुअल इंटरेस्ट हम पे किए 8 साल तक, जब से मेरा रीपेमेंट स्टार्ट हुआ लोन का तब से 8 साल तक का, सपोज अगर 10 साल का लोन लेंगे तो तुम 8 साल ही क्लेम मिलेगा, 5 साल का लोन है तो 5 साल तक ही तुमको मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 8 years तक का इंटरेस्ट जो है हम क्लेम कर सकते हैं। लोन किस चीज़ के लिए होंगे? फॉर हायर एजुकेशन, खुद के लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। लोन के कहीं से भी ले सकते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट से, कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हायर एजुकेशन का मीनिंग दिया हुआ है, एनी कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, आफ्टर पासिंग दी क्लास 12, सीनियर सेकेंडरी मतलब क्या? क्लास 12 के बाद, राइट। तुम अगर CA में कर रहे हो वो भी चलेगा, और इस इक्विवेलेंट फॉर एनी स्कूल बोर्ड वगैरह, ठीक है, और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह 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 वगैरह। एनी कोर्स आफ्टर पासिंग दिस, ठीक है। दूसरा, कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर हम डिग्री वगैरह कर रहे हो, BCom से लेकर कुछ भी, CA में तुम कर रहे हो, MBA कर रहे हो, वो सब केस में तुमको यहाँ पे मिल जाएगा ना। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम चीज़ दिया है यहाँ पे, देखो एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, एजुकेशन लोन लिए कितना का? 6 लाख का। किससे? MBA करने के लिए। किसके लिए? अपना सन का स्टडी के लिए। चिल्ड्रन के लिए ले रहा तो मिल जाएगा। सेल्फ भी कवर है, स्पाउस भी कवर है एंड चिल्ड्रन भी कवर है, राइट। नाउ ही स्टार्ट्स रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन, बट मिलेगा कब से? जब से हम स्टार्ट करेंगे 21-22 से। तो 21-22 से रीपेमेंट स्टार्ट किए तो 1 लाख रुपया करके हम एवरी ईयर देते हैं, उसमें से प्रिंसिपल है 40,000 तो इंटरेस्ट है 40,000, तो 40,000 इंटरेस्ट का हमको डिडक्शंस मिल जाएगा ना, अंडर सेक्शन कौन सा? 80E में। ये डिडक्शंस है, मतलब मेरा जो इनकम होगा, इनकम तो कैलकुलेट होगा, उसमें से अलग से डिडक्शंस है। ये डिडक्शंस है कुछ ये जो डिडक्शंस मेनली इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, जैसे कि 80C इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शंस था, 80D भी हम अपने हेल्थ के ऊपर था, तो ये भी हम लोन हम एजुकेशन के लिए हम लोन लिए थे, तो इन्वेस्टमेंट का बेस ये सब डिडक्शन को मिल रहा है। तो 40,000 करके मिलेगा फॉर 10 साल है, बट हमको 8 साल तक ही मिलेगा। तो 40,000 करके मिलेगा उसको 21-22 से लेके 28-29 तक, राइट। प्रिंसिपल का नहीं, तो उस दिन 80C में एक प्रिंसिपल का भी, एक लोन का प्रिंसिपल का भी डिडक्शन मिला। तो कौन सा लोन था वो? हाउसिंग लोन था। अगर हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो 80C में, होम लोन अगर लेते हैं तो 80C में मिलेगा, राइट, प्रिंसिपल का। और उसका इंटरेस्ट जो हम देते होंगे कहाँ पे मिलता है? 24B में। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो तुम्हारा मैक्सिमम 2 लाख, लेट आउट है तो अनलिमिटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, राइट। पर ये क्या है? एजुकेशन लोन है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा 80E में। ओके नेक्स्ट, अब 80EE का बात कर रहे हैं। 80EE क्या वाले? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक वगैरह। किस लिए? फॉर एक्वायरिंग अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देखो एक तो होम लोन तुमको दे रहा था ना, कितना? 80C में अलग से तुमको बेनिफिट दे रहा है 50,000 का, बट कुछ कंडीशंस है। तुम होम लोन जो तुम लिया होगा इस दिन से इस दिन का बीच में लिया होगा, लोन का अमाउंट इतना से कम होगा तब। दैट मीन्स जो इस पीरियड में लोन लिया होगा उसी को ये बेनिफिट मिलेगा। 1,50,000 तक का तो 80C में था ही, टोटल सब कुछ मिलाकर, PF, होम लोन, ये FD म्यूचुअल फंड था, प्लस 50,000 का 80CCDB का NPS था। अगेन तुमको होम लोन से रिलेटेड तुम्हारा इंटरेस्ट तो मिलता था 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगेन 80EE होम लोन का तुम्हारा और 50,000 का डिडक्शन दे रहा है एक्स्ट्रा। ऑब्वियसली बात है, अगर वहाँ पे ले लिए होंगे तो ज़रूरत नहीं, अगर वहाँ पे लेने के बाद भी मेरा बच रहा है, पूरा कवर नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंगे मैक्सिमम और एक्स्ट्रा 50,000। तो द अमाउंट ऑफ लोन शुड नॉट बी मोर देन 35। लोन कितना होना चाहिए? लेस देन 35 लाख। और लोन कब से कब, डेट का कौन सा डेट का बीच में सैंक्शन हुआ होगा? सर 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च, दैट इज 16-17 का लोन है। इसका मतलब 2016-17 में गवर्नमेंट ये बेनिफिट लाया था, 16-17 का,
ओके। एंड जो प्रॉपर्टी तुम परचेस कर रहा होगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से कम होगा, लेस देन 50 लाख होगा। ओके, प्रॉपर्टी का वैल्यू। नाउ द एसईसी, थर्ड कंडीशन क्या, द एसईसी डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। मतलब तुम्हारा नाम में कोई और घर नहीं है, फर्स्ट टाइम यू आर अक्वायरिंग, यू आर परचेजिंग दिस हाउस। आया तुम अक्वायर कर रहे हैं या फिर तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे होगा तो अक्वायरिंग दिस हाउस। तो कंडीशंस क्या था तुम्हारा, सबसे पहले लोन का अमाउंट तो 35 लाख से कम होगा। लोन 16/1/2016 से 31 मार्च 17 का बीच का लोन होगा। तीसरा कंडीशन क्या था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50 लाख, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ओके। एंड हम उस दिन जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ था उस दिन मेरा और कोई प्रॉपर्टी नहीं था। इन दैट केस जो 80C में जो 1,50,000 था होम लोन तो वहाँ भी मिलता था, उसको छोड़ के भी एक्स्ट्रा 50,000 का तुम डिडक्शन क्लेम कर सकता है 80EE में, अगर वहाँ पूरा पूरी कवर नहीं हो पाया तो। सपोज मेरा हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल साल भर में पेमेंट ही होता है 2 लाख, बट वहाँ पे हम 1,50,000 तक ही कवर कर रहे हो, बाकी 50 और नहीं कर पाए तो यहाँ पे कर लो, अगर वो अगर 30 उस बचे टाइम का लोन होगा तो। ठीक है। नाउ दूसरा सिनेरियो क्या है देखो, अब बोलता है कि वो भी हाउसिंग लोन के रिलेटेड ही है, 80EEA, 80EEA। ये 80E था एजुकेशन लोन, 80EE क्या था, हाउसिंग लोन 16-17 वाला 35 लाख का नीचे लोन का अमाउंट, वैल्यू 50 लाख से कम, राइट। एंड 80EEA वो क्या है, इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सर 80E। हम क्या किए, मेरा एक तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम 80EE में नहीं कर पा रहे। ठीक है। किस लिए लोन लिए, वही घर के लिए लोन लिए थे। इन दैट केस हमको 1,50,000 का बेनिफिट दे रहा, गवर्नमेंट फिर से अमेंडमेंट लाया था। जो लोग 16-17 में लोन नहीं लिया उसके लिए तो बेनिफिट तुम दे दिया, लोन लिया, और जो उसके बाद लोन लिया तो उसके बाद वाले के लिए फिर दिया ना यहाँ पे बेनिफिट देते। बोलते हैं कि जो कि ना 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022 का बीच में लोन लिया होगा। ओके। तो पहले वाले में क्या था, 16-17 का बढ़ता, अब फिर बाद में 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2022 का बीच में अगर कोई होम लोन लिया होगा एंड जिसका प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना से कम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है प्रॉपर्टी के केस में, राइट, SDV होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो 45 लाख से कम है एंड तुम्हारा नाम पे कोई घर नहीं है, दिस इज द फर्स्ट घर तुम परचेस कर रहे हो, द SEC डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। जिस दिन तुमको लोन मिला उस दिन तुम्हारा नाम में और कोई प्रॉपर्टी नहीं था। ठीक है। इन दैट केस तुमको 80C में जो 1,50,000 मिल रहा था वो तो मिल रहा था मैक्सिमम, सब कुछ मिला के PF TF, अलग से तुम 1,50,000 यहाँ भी ले सकता है। उन लोगों को तो 50 दिए था 16-17 वाला, अब 19 से लेके 22 वाला का बीच में जो भी इस डेट का बीच में जो भी लोन लिया होगा, ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी का वैल्यू तेरा 45 लाख से कम होना चाहिए। लोन के अमाउंट से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 से कम, ऑब्वियसली लोन भी से कम होगा, इसका मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 लाख से कम होगा। ठीक है। इन दैट केस जो हमको 80C में इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C वो जो मिल रहा था उसको छोड़ के एक्स्ट्रा 1,50,000 का वो डिडक्शन मिल सकता है प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, प्रिंसिपल नॉट इंटरेस्ट, लोन मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट का तो मिलता ही है हाउस प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट का तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में लेते हैं ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख मैक्सिमम। ठीक है। लेट आउट है तो अनलिमिटेड, जितना इंटरेस्ट पे किए नो लिमिट, उतना का पूरा को मिल जाता है घर परचेस करने के बाद ऑब्वियसली। ठीक है। क्या थर्ड वाला भी तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा लोन नहीं है बट ये लोन है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है। अभी तो तुम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करेगा भाई बहुत बेनिफिट तुमको मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब EV? जो तुम्हारा बिना पेट्रोल डीजल का चलता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज करने के बाद जो चलता है, इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिक साइकिल है, इलेक्ट्रिक तुम्हारा अभी कार भी चल रहा है। ठीक है। अभी कुछ दिन बाद इलेक्ट्रिक बस भी बहुत सारा इसमें आ चुका है, आयशर मोटर है, फिर क्या एक तो कंपनी, बहुत सारा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बना रहा है। ठीक है। सो नाउ अगर कोई गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने मांगता है बिकॉज इससे पोल्यूशन फ्री होगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा मेरा, तो नाउ इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो भी लोन लिया होगा किस लिए, फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए लोन लिया होगा, तो उसको भी हम 80C में जो मिल रहा है तुमको वो तो होम लोन का था ना, व्हीकल का तो कहीं पे नहीं था। अभी तक तो होम लोन का मिला था 80C में, वो होम लोन था, एजुकेशन लोन का व्हीकल कहीं नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम बोला कि हम व्हीकल तुम अगर परचेस करोगे तो हम तुमको 80EEB
80EE में हम 1,50,000 का तुमको डिडक्शंस देंगे। हम 1,50,000, ये तुम ध्यान रखना इस इसमें 1,50,000 का डिडक्शंस हम देंगे। बट हाँ, लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन, अभी भी टाइम है, 31 मार्च ही लास्ट डेट है। फिर अमेंडमेंट होकर डेट एक्सटेंड कर देगा, पता है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 का बीच में अगर लोन सैंक्शन हुआ होगा तो उसका जो भी तुम लोन का रीपेमेंट कर होगा साल भर में 1,50,000 तक का तुम यहाँ पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का केस में। ओके, सो नाउ वेयर अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट, allowed for any interest deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provision of this। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर तुमको डिडक्शन मिल जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट का यहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल नॉट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पेबल जो है इंटरेस्ट का ऊपर डिडक्शन तुम्हारा यहाँ पे डिडक्शन दिया, इंटरेस्ट पेबल नॉट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, इंटरेस्ट है यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे पूरा लोन था, यहाँ भी तुम्हारे इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पे लोन गलती किए थे, नॉट लोन से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं तब से इंटरेस्ट फोकस, तुम लोगों को बोला भी नहीं यहाँ पे उनकी मैं प्रिंसिपल फोकस इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट सेम एज अबव, इंटरेस्ट नॉट प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ठीक है। जो था इंटरेस्ट का, अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए परचेस करेंगे तो मैक्सिमम तुम 2 लाख ही ले रहा होगा, राइट, तो बाकी जो इंटरेस्ट तुम नहीं क्लेम कर पा रहा होगा तो यहाँ पे 80EE में हम क्लेम करेंगे। इस केस में भी हम जो अगर 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है तो वहाँ पे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 लाख ले सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे लेंगे, राइट। और प्रिंसिपल वाला हाउसिंग लोन है वो तो 80C में तुमको मिलेगा, और ये भी जो था तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर ही था, 80E जितना भी है सब इंटरेस्ट है, 80E एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, 80EE ये भी तुम्हारा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है, ये 16-17 का बीच वाला का है, 80EE ये भी हाउसिंग लोन का है बट 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 22 वाला का बीच का है, जिसका 45 लाख से नीचे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। 80EB ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर हम लोन लिए होंगे तो मिलेगा 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 2023 का बीच का, इंटरेस्ट मैक्सिमम 1,50,000। तो यहाँ अगर तुमको इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा, कहीं और तुमको नहीं मिलेगा, बट ये कंडीशन सिर्फ इसमें है, ऊपर में नहीं है। ऊपर में हमको वहाँ भी ले सकते थे, वहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, पहले हम वहाँ से खिलाएंगे 24B वाला में, उसके बाद और भी सपोज मेरा साल भर के इंटरेस्ट का अमाउंट होता है 3 लाख, तो 24B में हाउस प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2 लाख, और बाकी यहाँ पे हम 50,000 लेंगे इस केस में। अगर ये वाला केस है तो 1,50,000 यहाँ पे लेंगे हम, मैक्सिमम जितना बचा हुआ वहाँ से, कंडीशन फुलफिल, ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल केस में यहाँ तुमको मिल जा रहा है 80EB में, तो अलग से कहीं पे नहीं मिल रहा है, देता भी नहीं कहीं पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 रीड करते हैं। इंटरेस्ट था तो प्रिंसिपल बोले जा रहा हूँ, तो कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। नाउ मिस्टर एक्स, ये जो भी था तुम्हारा प्रिंसिपल नहीं था, इंटरेस्ट था, ओके एवरीवन ऑनलाइन। अभी क्वेश्चन को रीड करो, आशीष ये क्वेश्चन को रीड करो। रोहित ज्वाइन किया है क्या आशीष? तुम रेट करके ज्वाइन किया? ज्वाइन किया, बैकअप देख लेना था, रीड करो। Mr. X has acquired a property for his residential use and for which he took a loan from SBI on 1st April 2022. Other information are as under. On 1st April 2022, he does not own any other residential property. The amount of loan 30 lakh at the rate of interest 12% per annum. The stamp value of the property is 35 lakh. The loan is unpaid. Compute the total income if he getting salary of rupees 5 lakh for the assessment year 2022-23. तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2022 असेसमेंट 23-24 भाई, प्रीवियस ईयर 22-23। हाँ सर, प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। हम जिस साल की इनकम कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा एग्जाम के लिए 22-23 का तुम लोग इनकम कैलकुलेट करेगा। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 5 लाख। तो जब भी 5 लाख सैलरी बोलेगा, 5 लाख नहीं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा भाई, ओके। तो 4,50,000। अगर ये तुम्हारा न्यू क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड रेजिम न्यू टैक्स रेजिम वाला होगा एंड तुम लोग का एग्जाम के लिए 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा,
बट न्यू फिनांस एक्ट के हिसाब से 50,000 का डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा, और तुम लोग एग्जाम पर्पस के लिए नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम में, बट ओल्ड में तो मिलेगा। तो एग्जाम में ओल्ड न्यू नहीं बोला, तुम ओल्ड मान के करना सम्स। तो एनीवे तो ये 4,50,000 तुम्हारा वहाँ पे नेट टैक्सेबल जो सैलरी हेड से तुम्हारा आया 4,50,000। अब देखना तुम्हारा दूसरा कौन सा हेड है। तो इस केस में तुम देखा कि हाउस प्रॉपर्टी भी हम परचेस किए, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्युपाइड है तो हमेशा इनकम नेगेटिव आएगा, इनकम तो जीरो है मेरा, NAV इज नील, तो 24B का डिडक्शन तो हम लेंगे। इसलिए ना सब हाउस प्रॉपर्टी में होम लोन लेता है, सो दैट मेरा अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू रिड्यूस माई ग्रॉस टोटल इनकम, इससे मेरा टैक्स बचेगा, राइट। अगर हम 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो सपोज 2 लाख का 30% मतलब कितना बच गया तेरा, 60,000 टैक्स बच गया तेरा, राइट। तो फ़ायदा है होम लोन लेके। माना तेरे पास पैसा है तो स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल इफ़ यू आर हायर टैक्स पेयर तो लोन लेके तुम करो, ठीक है। तो होम लोन का अगर तुम्हारा सब सेक्शन में कुछ बैलेंस बचा हुआ होगा तो सब 80 से तेरा पूरा यूज़ हो गया, तब ले या ना ले, बट तब भी इसका तो बेनिफिट मिलेगा। प्रिंसिपल का बेनिफिट नहीं मिला बट इंटरेस्ट में तो बेनिफिट मिलेगा हमको 24B में। एनीवे तो एक्चुअल इंटरेस्ट हम 3 लाख कितना पेमेंट किए हैं, 30 लाख का 12% मतलब 3,60,000 होता है, 3.6 लाख, ओके। इतना बनता है एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू बेसिस से मिलता है वहाँ पे। बट मैक्सिमम कितना मिलेगा अगर हम सेल्फ ऑक्युपाइड में है तो 2 लाख। अगर इसी घर को हम लेट आउट कर देते तो अनलिमिटेड मिलता, तो और कहीं पे आपको मिलता भी नहीं यहाँ पे, तो अनलिमिटेड तो मिल रहा है तो वहीं पे ले लिया, यहाँ पे लेके क्या करोगे तुम, राइट। तो ये जो भी है तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, दिस ऑल आर फॉर SO सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो नाउ 2 लाख वहाँ पे लिए थे, अभी भी कितना 1,60,000 हम लिए नहीं, ओके। तो तुम यहाँ से तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम आया 2,50,000, राइट। तो अगेन अब हम आएंगे, सपोज मेरा और कुछ नहीं है तो 80, अब तुम देखेगा यार कौन सा सेक्शन में हमको बेनिफिट मिल सकता है, तुम देखा यार डिडक्शंस 80E का कुछ है, तो 80E तो था एजुकेशन लोन, 80E था तुम्हारा कौन सा वाला 16-17 वाला होम लोन था। उसके बाद 80EA 19 से लेके 22 तक का होम लोन था, जिसमें तुम्हारा बोला था क्या कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 लाख से कम होना चाहिए, और हम और कुछ प्रॉपर्टी, तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू 35 लाख है, 45 से कम है, तो आई एम एलिजिबल फॉर डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ठीक है। कितना 1,50,000। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट टोटल हुआ था 3,60,000, उसमें से हमको मिल चुका है 24B में कितना 2 लाख, तो 3 लाख था, 3 लाख में से 2 लाख ऑलरेडी मिल चुका है हमको, तो बाकी बचा 1,60,000। बट मैक्सिमम तुम कितना डिडक्शन ले सकते हो 1,50,000, राइट। मैक्सिमम 80EA में तो 1,50,000 देखो तो 1,50,000, तो देखो तुम यहाँ पे 2 लाख लिया प्लस यहाँ पे 3 लाख, 3.5 लाख तुम्हारा डिडक्शंस मिल गया इंटरेस्ट का नाम से। तो नाउ तुम्हारा टोटल इनकम 1 लाख है, अगर तुम्हारा टोटल इनकम 1 लाख है तुम तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं, तो अप टू 2.5 लाख तो नील है, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इवन तुम्हारा टोटल इनकम अगर 7 लाख भी होता है तो भी तुम्हारा टैक्स बिकॉज रिबेट मिल जाता है। अभी 5 लाख था, अभी उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया, नहीं 5 तुम लोग इस बुक एग्जाम के लिए 5 लाख है, अगर 5 लाख भी किसी का टोटल इनकम होता है, जब हम रिबेट बोल के चैप्टर कराएंगे तो वहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी बनता है गवर्नमेंट तुमको रिबेट देती है, तो जहाँ नहीं लगेगा, नाम का नाम नहीं देने भी नहीं पड़ेगा, नाम का सिर्फ बोलता है कि 2.5 लाख रुपये एग्जाम्प्ट है। एक्चुअली अगर किसी का भी इनकम 5 लाख तक है ना टैक्सेबल इनकम, तो उसको नो नीड टू पे एनी टैक्स, बिकॉज गवर्नमेंट उसको रिलीफ दे देता है 89 में, 87 के 89 में, जब हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर बताएंगे, ठीक है। सर एक चीज पूछना है सर। हाँ बोलो। सर ये परचेज लोन ले रहा है सर 1/4/22 को, 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2022 का अंदर, ठीक है। लेकिन इस केस में तो सर ये लोन ले रहा है 1/4/22 में सर। इसको लोन एक्चुअली डेट चेंज करना चाहिए था, बुक अमेंडमेंट तो कर दिया बट लोन कहीं नहीं, अदरवाइज मिलेगा नहीं, तो उसको क्वेश्चन राइट सर, तो इसको ये क्या 1/4/19 से फिर 31/3/23 तक होना चाहिए? इसका 1/4/21 कर दो, ठीक है, राइट 1/4/21 कर दो। तो सर अगर मान लीजिए सर ये 1/4/22 ही रहता, अभी तो फिलहाल तुम्हारा ये जो डेट है एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 किया। फाइनेंस एक्ट जो हम लोग जो अभी कर रहे हैं फॉर जून एग्जाम के लिए, एंड हम लोग फाइनेंस एक्ट 2022 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइनेंस एक्ट 2023 में हो सकता है ये डेट को और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, बट हम लोग को उससे मतलब ही नहीं, हम लोग को तो फाइनेंस एक्ट 22 ही फॉलो करने हुआ फॉर दैट कमिंग फॉर दिस एग्जाम। तो वहाँ पे 31 मार्च तक ही बोला हुआ, तो 31 मार्च ही हमको देखना है। तो यहाँ पे 1/4 नहीं है, 1/4/21 होना चाहिए। अगर 22 हो तो तब नहीं मिलेगा, 22 होगा तो तुम्हारा 31 मार्च के बाद होगा तब तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, लोन सैंक्शन का बात है यहाँ, तो उस केस में तुम्हें मिलता ही नहीं है यहाँ पे। ये डेट वो लोग क्या किया
जो स्टाफ ही लोग एक्चुअली बुक अमेंड करता है तो डेट बढ़ा दिया होगा जस्ट ठीक है, पुराना मैट में देखना तो कुछ और है डेट यहाँ पे। मतलब सर 22-23 में फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई लेता है सर लोन और ये बाद बाकी क्राइटेरिया अगर मीट कर रहा है सर, तो फिर 80E में 22-23 वाला में अगर लिया होगा तब उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज 31 मार्च नहीं 22 के मिलता बाद तो। ले रहा। अब फाइनेंस एक्ट 2023 वी हैव टू चेक कि यहाँ पे डेट आई मीन डेट जो है एक्सटेंड किया है कि नहीं किया है। एक बार बस गूगल मारो, चेक कर लेते 80E ठीक। का डेट चेंज किया है कि नहीं है। अभी सिनेरियो आएगा ना फॉर योर नॉलेज पर्पस, एग्जाम में तुम्हारा एप्लीकेबल नहीं है बट फॉर योर नॉलेज पर्पस, नॉलेज को तो अपडेट रखना है, वहाँ पे जस्ट तुम डेट चेक कर लेना कि टाइम लिमिट, टाइम पीरियड 80 ट्रिपल ही था ना वो, ट्रिपल ही था ना वो, ई ए था, ई ए था नहीं E था सर। हाँ ई ए था, ई ए था। थर्टी फर्स्ट मार्च 22 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन हुआ है क्या, लेट मी चेक। अफोर्डेबल क्लियर टैक्स में जाते हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पे डेट 31 मार्च 22, उसके बाद तो अमेंडमेंट किया नहीं है। तो टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन फॉर FY यहाँ पे 22-23 क्यों दे रहा, राइट सर, यही तो सवाल। FY 22-23 क्यों दे रहा है या 31 मार्च 22 बोल रहा है फिर। अच्छा अरे यार देखो 31 बेनिफिट तो मिलेगा ना, अगर तुम लोन पहले ले लिया है तो बेनिफिट तो उसके बाद भी मिलेगा। लोन का डेट मस्ट बी बिफोर 31 मार्च 2022, ओके, बट बेनिफिट तो उसके बाद मिलेगा। बेनिफिट तो कंटिन्यू करेगा जब तक मेरा लोन चले, तब तक तो कंटिन्यू करेगा ना, जब तक गवर्नमेंट उस Right. सेक्शन को विड्रॉ नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग ये था कि 31 हमको देखना, मेरा पर्पस ये था कि लोन का डेट 31 मार्च 22 के बाद और कुछ एक्सटेंड किया कि नहीं। ये तो ठीक है, ये तो बेनिफिट मिलेगा। अभी जो भी अगर सपोज 19 से लेके 31 मार्च 22 के बीच में लोन लिया होगा उसको क्या 2 लाख मिलेगा 824 में, प्लस 80C में प्रिंसिपल मिलेगा, प्लस 80EE में 50,000 नहीं, ये 1,50,000 होगा यार, गलत दिया ये 1,50,000 होगा 80, अच्छा ये उसका था 80E का था, 80E का यहाँ पे दिया, EA का यहाँ पे दिया 1,50,000 वाला। बट हमको ड्यू डेट चाहिए था, ड्यू टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया क्या, इसका मतलब शायद एक्सटेंड नहीं किया अभी तक, शायद 31 मार्च ही एक्सटेंड नहीं किया, अभी तो यही दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे 16-17 है लेकिन 17 से 18 वाला नहीं है। 18 वाला के लिए तुम्हारा 50,000 देगा ना जब तक लोन चलेगा, जब तक लोन चल वो रहा है। टाइमलाइन में जो लेगा उसके लिए कुछ नहीं है। कौन सा timeline? 17 से 18 तक नहीं उसका लिए नहीं, 31 मार्च 22 ही, उसके बाद तो टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया तुम्हारा, ठीक है। लोन का डेट तुम्हारा उस दिन का बीच में होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वाला में नहीं होगा। पहले था तुम्हारा सर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है मेरा सर, बोलो। 1/4/21 में अगर लोन लेता है और यहाँ पे बोल रहा है द लोन इज अनपेड, सर 1 साल तक वो अनपेड करके रख सकता है, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो सब कुछ ही है, मॉनिटरिंग पीरियड क्लेम कर लिया होगा, सो व्हाट, मॉनिटरिंग पीरियड बोल के भी कंसेप्ट होता है। लोन लेने के बाद हम 1 साल तक हम तुमको कुछ पेमेंट नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग पीरियड ले लिया होगा। सर तो अनपेड और पेड होगा तो कुछ डिफरेंस होगा। लोन सैंक्शन के बारे में बोला है, अब बैंक तुमसे समझेगा तुम इंटरेस्ट नहीं पे किया तो तुम तो डिडक्शन ले लेगा ना। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, पेएबल नॉट पेड। एनीवे तो ये डेट जो है तुम्हारा है इस केस में 31 मार्च है 22 है, बाद में हो सकता है फाइनेंस एक्ट 23 में एक्सटेंड कर दे, अलग बात है, बट तुम लोग एग्जाम के लिए 22 से तुमको चेक करना है, ठीक है। इस बीच में अगर तुम लोन ले लिया होगा तो जब तक ये लोन चलेगा, जब तक ये सेक्शन को अमेंडमेंट नहीं करता तब तक 1,50,000 तक का एडिशनल बेनिफिट हमको मिलेगा, जो ऐसा हम लोग यहाँ पे सम्स में किए हैं, राइट। यहाँ पे 1/4/22 कर दिया था, एक्चुअली 1/4/22 नहीं होकर कुछ 31 मार्च ही डेट दे देता है, कुछ और बीच का देता तो सही होता है। एग्जाम्पल का पर्पस सही है, बस डेट वो सही नहीं चूज़ किया, ठीक है। एक दिन तुम लोग 31 मार्च 22 का कोई भी पहले डेट दे देना, ठीक है, इन डेट्स, बट पर्पस समझ में आया ना कैसे, मेन फोकस यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, डेट 31 मार्च 22 का पहले होना चाहिए, ठीक है। सर एटीसी में तब तक नहीं मिलेगा जब तक रिपेमेंट शुरू नहीं हो जाए ना। हाँ 80C का केस में तुम्हारा तो जब तक तुम ऑब्वियसली तुम हाउसिंग लोन लिया, जब तुम रीपेमेंट स्टार्ट करेगा तब ना, प्रिंसिपल का वर्ड क्या है, प्रिंसिपल रीपे,
तुम रिपेमेंट किया ही नहीं, कैसे तुमको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। और इंटरेस्ट का वर्ड क्या पे, इंटरेस्ट पेबल, ऑब्वियसली पेबल नहीं, तुम पेड करेगा, बिकॉज पेबल होने से भी तुमको डिडक्शन मिलेगा नहीं, बिकॉज तुमको बैंक से ना सर्टिफिकेट देने पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट तुम पे किया होगा तभी जाकर बैंक तुमको सर्टिफिकेट देगा। मतलब तुम इंटरेस्ट पेबल बोलकर तुम डिडक्शंस ले लिया, बैंक को इंटरेस्ट से पेमेंट नहीं किया तो होगा नहीं ना ऐसा। इंटरेस्ट मस्ट बी पेड, वर्ड पेबल लिखा हुआ बट तुमको डिडक्शन ही नहीं मिली, तुमको सर्टिफिकेट ही बैंक नहीं देगा इंटरेस्ट का, तो तुम पे नहीं किया होगा तो। एनीवे यहाँ आ जाओ 80G, यहाँ तक कोई डाउट है? 80E का लेकर, 80E एजुकेशन लोन था, कोई लिमिट नहीं है भाई, 8 साल तक इंटरेस्ट का रिपेमेंट जब से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 80EE वाला 16-17 में अगर लोन लिया होगा 35 लाख का नीचे लोन का अमाउंट होगा, वैल्यू 50 लाख से कम होगा तो 50,000 तक। बाद में गवर्नमेंट सोचा कह रहे उसके बाद भी तो इसको हम स्कीम, जैसा बोला गवर्नमेंट का अफोर्डेबल स्कीम, हाउसिंग स्कीम निकालता है बजट के टाइम पे, उस टाइप के स्कीम में 1/4/19 से 22 का बीच में लिया होगा तो 1,50,000। ये क्या इंटरेस्ट है, 24B में तो मिलता है इन एडिशन टू दैट, ये तो प्रिंसिपल मिलता है यहाँ पे, कहाँ पे 80C में, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 24B को छोड़कर अलग से यहाँ पे, अगर वहाँ पूरा कवर नहीं हो पाया, जो हमें इस एग्जांपल का थ्रू से देखो यहाँ कवर नहीं हो पाया था तो बाकी यहाँ पे कवर हुआ ना 80E में। नहीं आया, प्रिंसिपल रिपेमेंट तो किया ही नहीं, अब 80C कहाँ से मिलेगा, लोन अनपेड है ना, तो प्रिंसिपल रिपेमेंट तो किया ही नहीं, 80C कहाँ से मिलेगा। लिखा है तो आता तो 80C जितना प्रिंसिपल रिपेमेंट करता तो हम 80C भी लेते, यहाँ पे 80C लेते अगर प्रिंसिपल रिपेमेंट करता तो, यहाँ तो लोन इज अनपेड है ना, तो लोन अनपेड है तब भी हमको इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिल ही जाएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट पेबल का वर्ड यूज़ किया, बट बैंक से सर्टिफिकेट लेने पड़ेगा फिर हमको, तो प्रैक्टिकल, ठीक है। नाउ डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत जगह डोनेशंस करता है, ठीक है। इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस मिला, उसके बाद 80GGB। आज तुम लोग को पता चलेगा ये 2 सेक्शन का मीनिंग, अदानी एंड अंबानी फैमिली के बारे में तुमको पता चलेगा ये 2 सेक्शन जब हम पढ़ेंगे, तब हमको रिकॉर्डिंग ऑफ करने पड़ेगा। एनीवे डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस, ठीक है। तो बोल रहे क्या, जो भी हम डोनेशंस देते हैं टू सर्टेन फंड्स, ये फंड्स का नाम अभी डिस्कस करिए, सब फंड्स में अगर हम डोनेशंस देते हैं या फिर कोई ट्रस्ट में अगर डोनेशन देते हैं जो नीचे में है, तो कितना डिडक्शंस मिलेगा या ना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। तो 80G वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना बहुत सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत सारा फंड 80G का रजिस्ट्रेशन लेके बैठते हैं इनकम टैक्स का। फ़ायदा क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम टेम्पल, मस्जिद है, कोई भी तुम्हारा जो कीर्तन होता है ना, क्या नाम है उसका, अरे हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन को क्या बोलते हैं उसको, वो सब 80G का रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है। अब क्या होगा, जो भी उसमें डिडक्शंस देगा तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो लोग 80G का सर्टिफिकेट देता है, उसको बेसिस में इनकम टैक्स में हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो अगर इन दैट केस जिसको बोलते हैं ना 80, सब CA का पास जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कि हमको 80G का सर्टिफिकेशन दिला दो, तो अपना फाइल उल करके अप्लाई करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इसको 80G का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो फ़ायदा क्या है, सबको उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब उसको जो इन्वेस्ट करेगा उसको डिडक्शन मिलेगा, सामने वाला का फंडिंग होगी, ओके। एनजीओ में भी ऐसा होता है। एनजीओ की तो 80G रहता है ना, एनजीओ चलता कहाँ से, 80G का वजह से तो चलता है। एनजीओ में क्यों इन्वेस्ट करें सब इतना, तो आजकल सेल्फिश इंसान अपना बेनिफिट का कुछ देखता है, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, सामने वाला हमसे हेल्प मांग रहा है, इन्वेस्ट भी कर देंगे, हमको बेनिफिट ही मिल जाएगा इनकम टैक्स में। अभी तक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आएंगे 80G 80G, वहाँ तो एकदम अनलिमिटेड, तुम जितना इनकम वहाँ पे डोनेट करो सब डिडक्शन मिल जाएगा तुमको, अनलिमिटेड डिडक्शन से, ओके। जब आएंगे तब बताएंगे। नाउ 80G, तो 80G में बोला कुछ कुछ डिडक्शंस है जो विदाउट सीलिंग लिमिट, मतलब कोई जितना तुम डिडक्शन डोनेशन करोगे उसका आइदर 100% मिल जाएगा या फिर इस केसेस में 50%, ये केसेस में 100% मिल जाएगा, जितना तुम डोनेशन दिया पूरा 100% तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। और इस केसेस में तुम जितना डोनेशन देगा उसका 50% तुमको डिडक्शन मिलेगा। और एक है विथ सीलिंग लिमिट, मैं जितना करेगा उतना नहीं मिलेगा, कुछ लिमिट है, तो हम उसका बात में लेते हैं, पहले विदाउट सीलिंग लिमिट वाला पे फोकस करते हैं। तो विदाउट सीलिंग लिमिट में क्या है, 100% डिडक्शन है, जितना भी हम डोनेशंस करेंगे, ठीक है, इतना सारे जो फंड देख रहे हैं, ठीक है, ये सब फंड में अगर हम डोनेशंस देते हैं, ठीक है, 100% डिडक्शंस मिलेगा। क्या क्या, जो भी फंड का नाम नेशनल से स्टार्ट है, सेंट्रल से स्टार्ट है, आर्मी से स्टार्ट है, प्राइम मिनिस्टर वर्ड से स्टार्ट है, तो मैक्सिमम उस केस में कितना 100% डिडक्शन से, नेशनल, सेंट्रल, आर्मी,
प्राइम मिनिस्टर, लाइक सिर्फ एक में चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड 100%। तुम अगर ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशंस देते हो तो 100% तुम इनकम टैक्स में जितना भी अमाउंट तुम देते हो 100% डिडक्शंस मिल जाएंगे। बस दे दिया सेंट्रल। ठीक है। अफ्रीका का फंड, जिला साक्षरता समिति, गवर्नमेंट का ये सब है। स्वच्छ भारत कोष, ठीक है, उसमें CSR में नहीं, CSR तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्वच्छ भारत कोष में अलग से तुम इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें मिल जाएगा। क्लीन गंगा फंड का एक फंड है गवर्नमेंट का, तो उसमें डोनेशन दे मिल जाए। नेशनल फंड, नेशनल वर्ड है फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, ठीक है, ये सब फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट, आई मीन नॉट इन्वेस्टमेंट, डोनेशन देते हैं तो 100% डिडक्शन हमको मिल जाएगा। CSR में क्यों? CSR तो क्या है ना, CSR किसको मिलता है, जो Corporate कंपनी social होता है, responsibility। और उसका तुम बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारा वजह से पॉल्यूशंस यहाँ पे यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, तुमको गवर्नमेंट जगह तुमको फैसिलिटी दिया तुम बिजनेस करने का, तुम्हारा एक सोसाइटी का टुवर्ड्स द सोसाइटी यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम क्या करो, यहाँ पे गरीब को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ठीक है, हेल्थ पे फोकस करो, सैनिटाइजेशन का काम करो, कोई ड्रिंक वाटर सिस्टम में कोई फोकस करो, ये सब तुम अगर करेगा तो तुम्हारा करना ही है एज पर कंपनीज दैट यू आर, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू डू दिस, तो उसको तुम डोनेशन नहीं बोल सकते, वो अलग है ये अलग है। दूसरे बोला एक्सक्लूडिंग द CSR में भी तुम स्वच्छ भारत कोष से पूरा दुर्गापुर हम साफ करा सकते हैं CSR एक्टिविटी बोल के, हम लोग अभी CSR डिपार्टमेंट है, रास्ता घाट सब कुछ पूरा चलता है CSR के, स्कॉलरशिप वगैरह एच एंड एवरीथिंग, मेडिकल है, अपना हॉस्पिटल है, अपना स्कूल से सब कुछ है, अपना लड़की लोग के लिए क्या बोलते हैं जो लोग वुमेंस, इसका क्या बोलते हैं, महिला समिति बोले कुछ एक है, वो सब वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम वगैरह सब है, CSR का पार्ट है ये सब, तो वो तो करना ही है तुमको, उसको वो सब नहीं, सर स्वच्छ भारत कोष में अलग से अगर तुम डोनेशन दिया तो तुमको डिडक्शन मिलेगा। तो 100% में क्या है, नेशनल डिफेंस फंड, अपना डिफेंस का एक फंड है, तो समटाइम्स बहुत को डोनेशन देता है उसमें, तो 100% से तो कौन डोनेशन देता होगा, हाई प्रोफाइल बंदा, गवर्नमेंट का साथ वो सेटिंग करना है हमको, गवर्नमेंट को अपना कॉन्फिडेंस पे लेना है, तो कोई ये सब फंड में ऑब्वियसली बात है गुड बुक में रहने के लिए डोनेशन देने पड़ेगा, राइट, तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलेगा, कुछ फैमिली इंडिया में नाम नहीं बता सकते रिकॉर्डिंग चल रहा ना। PM केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर का जो PM के जो बीच में तुम्हारा कोरोना का टाइम में, कोविड के टाइम में बोला था ना कुछ फंड दे सकते, डोनेशन कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग अब सैलरी से भी काटा था बहुत बहुत पैसा, ठीक है, तो PM केयर्स फंड में हम लोग भी डोनेशन देते तो 100% डिडक्शन मिल गया अपना। प्राइम मिनिस्टर आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, ये फंड, इंस्टीट्यूट ऑफ दिस, सेंट्रल आर्मी फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये सब में जितना भी तुम डोनेशंस करोगे, ठीक है, 100% डिडक्शन मिलेगा, कितना 100%, ठीक है, पैसे ज़्यादा है तो कर सकते हो, ओके, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज तुम्हारी इनकम है 10 लाख, नहीं इनकम टैक्स दे रहे ही नहीं है, तुम टैक्स कैलकुलेशन कर लो, इतना टैक्स पेबल बन रहा, इतना टैक्स बचाने के लिए कितना डोनेशन देने पड़ेगा, बस डोनेशन कर दो, पर याद रखें 30% तुम्हारा बचेगा, 70% तेरा नुकसान है, इनकम जो भी है उसका 30% टैक्स लेता है, 70% तो तुम्हारा गया था, तो क्यों दे रहा है? सेटिंग, अच्छा चीज़ तो करना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, सरकार के लिए टैक्स, सरकार सिर्फ इनकम टैक्स या GST का पैसे तो नहीं चलता ना, कुछ डोनेशन भी सरकार को चाहिए होता है, तो भाई सडनली देश में कुछ हो चुका है, अर्थक्वेक हो गया बहुत, तो सरकार एक फंड लेकर है, तो मैक्सिमम प्राइवेट एम्प्लॉय तो देता नहीं है ना, हम तुम देगा, तो मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन लोगों का सैलरी से काटता है, रोकी हुई है, ठीक है। अब कुछ 50% वाला आइटम है, 50% वाला आइटम है क्या है, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, ये सब भी 100% वाला था, सॉरी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 100% वाला छूट गया। नेशनल डिफेंस हो गया, नेशनल चिल्ड्रन हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, क्लीन गंगा हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स वाला, जिला साक्षरता, ये सब तुम्हारा नेशनल वाला है, ओके। अब 50% बारे में नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली आता है यहाँ पर। ड्रॉट योर लाइफ फंड क्या होता है? कौन सा? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट योर लाइफ फंड। ड्रॉट मतलब मीनिंग बताओ पहले, ड्रॉट का क्या होता है? बारिश जहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे डिजर्ट का डिजर्ट ही बोलता है, जहाँ पे मरुभूमि बंगाली में, हिंदी इंग्लिश में डिजर्ट बोलता है, जहाँ पे जैसे कि राजस्थान वगैरह, जहाँ पे ड्रॉट हो गया है, मतलब बारिश का वजह से फसल नहीं हो पा रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, फसल नहीं फैल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग चाषबाज, जो लोग फार्मर लोग हैं, वो लोग का हालत बहुत ख़राब हो चुका है, सुसाइड कर रहा है, ये कर रहा है, तो ड्रॉट रिलीफ फंड से गवर्नमेंट सबको हेल्प करता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इस फंड में अगर तुम इन्वेस्ट किया, या फिर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में इन्वेस्ट किया, इंदिरा गांधी, तो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर वाला का 100% में था, बट ये एक्सेप्शन है, ड्रॉट रिलीफ फंड होगा तो 50% मिलेगा, ठीक है, नाम याद रखना है।
गांधी, ये भी गांधी, वो भी गांधी, सब गांधी 50%, नेहरू गांधी 50%, सिर्फ एक्सेप्शनल एक्स्ट्रो था तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर। नॉर्मली यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ 100% वाला में है, देखो प्राइम मिनिस्टर अर्थ को एक वाला, पर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50% वाला में है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज। ड्रॉट रिलीफ होगा तो तुम्हारा 50% में, अर्थ को बाकी जो भी था तुम्हारा 100% में। इसका लॉजिक मत पूछना हमसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे ही लगा के रखा है, ओके, आई हैव नो लॉजिक नहीं मेरे पास। ओके, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 50%, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50%, राजीव गांधी फाउंडेशन 50%, ओके। तो कौन सा 100% मैक्सिमम? नेशनल डिफेंस फंड 100%, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100%, प्राइम मिनिस्टर अर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड 100%, अफ्रीका फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस, सेंट्रल आर्मी, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, याद रहे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड 100%, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, नेशनल फंड फॉर ड्रग कंट्रोल, स्पोर्ट्स वाला के लिए जितने भी था कल्चरल वगैरह के लिए, नेशनल वर्ड जितना भी है सब तुम्हारा 100%। तो नेशनल वर्ड जितना भी 100, सेंट्रल आर्मी, प्राइम सब 100। प्राइम मिनिस्टर का एक्सेस क्या ड्रॉट रिलीफ फंड हुआ तो 50%। এই যে এখানে আছে ওটাতে ছোট করে দিয়েছে, এটাই মেন, दिस इज द मेन लिस्ट, ये तो जस्ट छोटा से दिया है इसको, इसलिए शॉर्ट कर दिया ना, ओके। तो एक है विदाउट सीलिंग लिमिट, जितना देंगे 100%, बट इसमें जितना दोगे उसका 50% मिलेगा। नाउ विथ सीलिंग लिमिट मतलब पूरा तुमको नहीं मिलेगा भाई। कौन सा केस में? तुम अगर यहाँ इन्वेस्ट कर, डोनेशन देते हो, नॉट इन्वेस्टमेंट, बार बार इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करें, डोनेशन टू गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो गांव वगैरह में फैमिली प्लानिंग के लिए तुम्हारा बहुत सारा ये होता है, ट्रेनिंग देता है, जाके समझाता है, ये करता है, ज्ञान देता है, तो ये सब खर्चा करता है। 100% है बट विथ सीलिंग लिमिट, मतलब मैंने जो तुम खर्चा डोनेशन देते हो इट इज़ एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू दिस लिमिट, अभी आएंगे, ठीक है। 100% मतलब जैसे यहाँ पे विदाउट सीलिंग लिमिट था, यहाँ पे इट हैज सम लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए अगर हम गवर्नमेंट को, लोकल हो, सेंट्रल हो, जो भी हो, या फिर लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह को अगर हम डोनेशन दे रहे होंगे तो 100% आइटम 100% ऑफ द अमाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन बट इट इज़ मैक्सिमम सब्जेक्ट टू द सीलिंग लिमिट, जो अभी हम बताएंगे क्या है सीलिंग लिमिट नेक्स्ट पेज में, ठीक है। नाउ ये सब 50% वाला आइटम है। कौन सा? डोनेशन अगर दे रहे होंगे हम गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी फॉर अदर देन प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, किसी और पर्पस के लिए, फैमिली प्लानिंग पर्पस के लिए वो तो मेरा 100% एलिजिबल है, बट यहाँ पे 50% अमाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, और दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। ये अदर देन फैमिली प्लानिंग के लिए होगा तो 50%। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, देखो अभी जितना भी चैरिटेबल ट्रस्ट होता है 80G का रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें तुम जो भी डोनेशन दोगे उसका पूरा नहीं मिलेगा, उसका 50%, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट विथ सीलिंग लिमिट, ओके। चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब समझ में गया, NGO वगैरह हो गया, कोई भी जितना भी बाबा लोग अपना ट्रस्ट खोल के बैठते रहता है वो सब, अगर कोई यहाँ पे मंदिर मस्जिद है उसका भी ट्रस्ट खोल के बैठा तो उसमें भी आएगा तुम्हारा। नोटिफाइड रिलीजियस प्लेसेस, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है इंडिया में, उस रिलीजियस प्लेस में तुम अगर जाके डोनेशन देते हो, ठीक है, उस जिसका 80G में रजिस्ट्रेशन है, दैट इज ऑल्सो 50% है। नाउ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे भी अगर तुम डोनेशन दोगे ऐसा तो बहुत सारा है, हाँ, ऐसा इतना सारा, तो इतना नोटिफाइड रिलीजियस प्लेसेस है। इनकम टैक्स का वेबसाइट में जाना कि रिलीजियस प्लेसेस अंडर 80G, तुमको लिस्ट मिल जाएगा, इंडिया में एक का आधा है, तो इसीलिए यहाँ पे नोटिफाइड बोल दिया इनकम टैक्स का साइड में, नोटिफाइड, और इनकम टैक्स इसको नोटिफिकेशन में है। सर आपका ये न्यू मैट है क्या? हाँ न्यू मैट है, तुम्हारा पास कौन सा मैट है? सर न्यू मैट ही है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि हम लोग का 100% में दिखा रहा है, 50 में कर दिया सर। मेरे पास तो न्यू मैट है यार, आइटम के साथ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, एंड 50% वाले में तुम्हारा क्या, अदर देन प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट, नोटिफाइड रिलीजियस प्लेसेस, जो भी टेम्पल वगैरह सब कुछ तुम्हारे इसमें आ जाएगा, राम जन्मभूमि वाला भी। ना क्वेश्चन है सर व्हाट इज सीलिंग लिमिट क्या है, राइट, तो उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, यहीं पे नीचे। नाउ सीलिंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम आया होगा, कैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम मिलाकर ग्रॉस टोटल इनकम, GTI मतलब क्या, 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो इनकम आया दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, उसका 10%, वो भी क्या ग्रॉस टोटल इनकम को एडजस्ट करने के बाद। एडजस्ट GTI का डेफिनेशन देखो नीचे क्या है, एडजस्ट GTI मीन्स
ग्रॉस टोटल इनकम से हम 3-4 चीज़ माइनस करेंगे, नॉट 3, एक्चुअली कैपिटल गेन माइनस करेंगे एज रिड्यूस बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा वो तो ग्रॉस टोटल इनकम में घुसा है, ग्रॉस टोटल इनकम में कैपिटल गेन जो भी होता है घुसा है, तो उसको हटा दो पहले। दूसरा एसटीटी जो कि ना जिसमें ऑलरेडी एसटीटी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसमें सिक्योरिटीज ट्रांजिशन टैक्स लगा, उसको भी हटा दो। तो हम क्या करें, ग्रॉस टोटल इनकम में अगर कैपिटल गेन घुसा है तो पहले माइनस कर देंगे दोनों को, ठीक है। उसके बाद जो भी डिडक्शंस है वो भी तो लेंगे ना ग्रॉस टोटल इनकम में से, और भी जो डिडक्शंस लेना है हमको चैप्टर 6A का 80C से लेकर 80U तक एक्सेप्ट 80G, मैंने 80G छोड़ के बाकी जितना भी 80C से लेके 80U तक जितना भी सेक्शन है सब लेंगे एक्सेप्ट 80G, इसको छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शंस है सब सेक्शंस का 80C का डिडक्शन तुम ले लो पहले। चैप्टर 6A का 80C से लेके 80U तक सेक्शन जो है उसमें से सब ले लो एक्सेप्ट 80G, इसको छोड़कर, इस सेक्शन को छोड़कर। अब देखो तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है, एडजस्टेड वाला, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड। नॉर्मल ग्रॉस टोटल इनकम तो 5 इनकम ही आया, उसमें से माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माइनस करेंगे क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि ने इसमें एसिड लगाया, अगेन माइनस करना डिडक्शंस अंडर चैप्टर 80C से लेके 80U तक एक्सेप्ट 80G, देन यू विल गेट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और उसका 10%, दैट इज द सीलिंग लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डोनेशंस, ठीक है। तो जो मेरा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आया उसका 10%, दैट इज़ द सीलिंग लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, देखो नेक्स्ट एग्जांपल के अभी यहाँ पे दिया है, या फिर हम डायरेक्टली एग्जांपल, बेसिकली कैलकुलेशन ऐसे होगा कि सपोज यहाँ पे एक कलम करेंगे एलिजिबल अकाउंट करके, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे टोटल कितना हो रहा है मेरा 10% ऑफ एडजस्टेड जितना हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, उससे कम है तो ठीक है पूरा ले लेंगे 100%, उससे अगर कम है तो मैक्सिमम इतना ही लेंगे 10% लेंगे। सेम यहाँ पे भी हम एलिजिबल कितना होगा, जो अमाउंट है उसका 50% पहले एलिजिबल कर लिए। अब सपोज टोटल इतना हो रहा है, हम देखेंगे अब यहाँ पे कितना अलाउ है, मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो व्हिच अमाउंट इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर दैट, ठीक है। इसका जब एग्जांपल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा एग्जांपल। विदाउट सीलिंग में तो विदाउट सीलिंग में तो जितना तुम किया पूरा ही मिल जाएगा 100% या फिर 50% मिलेगा। इसमें तुमको अगेन कंपेयर, यू हैव टू कंपेयर विद दिस, इसके साथ ये है मैक्सिमम लिमिट कितना, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। अच्छा GTI क्या होता है, GTI से हम बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करना है LTCG, STCG एंड चैप्टर 6A का 80C से लेके 80U तक एक्सेप्ट दिस, तो जो आएगा उसका 10% मैक्सिमम। अब हम देखना है कि ये अमाउंट या फिर दिस 10% व्हिचएवर इज लोअर, ये अमाउंट या फिर इसका, ऐसा करके वो मैक्सिमम देखने पड़ेगा। दोनों को मिलाकर मैक्सिमम मेरा वो होगा। अब नाउ यू हैव टू चूज कि तुम किसको लेना है, मैक्सिमम जो 10% दोनों को मिला कर, ओके। पहले प्रोविजंस करा देते हैं, फिर यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो हम लोग करेंगे अगले क्लास में। 80GGA क्या है, ये तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर है। सेम चीज़ हम लोग जब PGVP चैप्टर किए थे तो माँ के टेके ना এখানে আছে তো কি উপর দূরে আছে তো দেখেন 80GGA अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशंस दिए हैं तो 80GGA में मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हम डोनेशंस दिए हैं तो, बट याद रहे सेम चीज़ तुम रीड किया था कहाँ पे, PGVP चैप्टर में, याद आ रहा है कुछ, PGVP चैप्टर में भी हम लोग डोनेशंस दे रहे थे ना, राइट। तो सर दोनों दो चीज़ डबल डोनेशन कैसे मिलेगा, आशीष समझा। इसका मतलब सर जो PGVP चैप्टर में जो कवर है उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो लोग बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, द पर्सन द एसएससी हु इज एंगेज इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड हु हैज़ मेड द डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसको तो 100% वहाँ पे मिला था। सेक्शन 35 में जितना डोनेशन दिया था उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाए थे हम लोग, तो डिडक्शंस मिल गया हमको वहीं पे। अगेन रूरल डेवलपमेंट वाला के भी वहाँ पे मिला था, तो यहाँ पे अलग से नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है, दैट इज एनी एसएससी हु इज़ नॉट इन बिजनेस एंड प्रोफेशन हु हैज़ नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर PGVP चैप्टर, तो वो यहाँ पे अलग से 80GGA में ले सकता है। जो भी डोनेशन देगा फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो अलग से यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उस केस में ले सकते हैं, यहाँ पे क्लेम कर सकता है। बिजनेस प्रोफेशन का जो हेड है उसका बात करें, प्रोफेशन भी किसी का तो
उसको भी नहीं मिलेगा। अगर वो वहाँ क्लेम कर लेगा तो यहाँ ऑब्वियसली बात नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। एक है तुम्हारा दिस वर्सेस दिस, ये जो ऑलरेडी जो बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, वो अगर डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसको इस सेक्शन में मिल चुका है बिजनेस एक्सपेंडिचर में, एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा चुका है, तो अलग से उसको 80 नहीं मिलेगा। तो से 80 किसके लिए, जो पीजीबीपी में नहीं था, एसएससी हु इज नॉट एंगेज इन बिजनेस प्रोफेशन, तो उसको तो और कहीं नहीं मिला ना बेनिफिट, तो उसको 80 में बेनिफिट दे रहा है। सपोज हम लोग सैलरीड पर्सन है, मेरा कैपिटल गेन का सिर्फ इनकम है, ठीक है, मेरा अदर सोर्सेज का सिर्फ इनकम है, पीजीबीपी में हम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन में हम इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस हम तो 80 में ले सकते हैं 100% ऑफ द अमाउंट। बट याद रहे, अगर यहाँ पे भी केसेस था, जो भी तुम डोनेशंस देते हो कैश में दे सकते हो, बट 2000 तक, 2000 से ऊपर तुमको देना है पेमेंट तो चेक में देने पड़ेगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट, इसमें कैश में देने से नहीं होगा ना, ठीक है। पेमेंट एक्सीडिंग 2000 शुड नॉट बी मेड अदर देन थ्रू कैश। कैश में तुम दे सकते हो कितना, 2000 तक, 2000 से ऊपर अगर किसी को डोनेशन दे रहे हो तो चेक, डीडी, अकाउंट पे चेक होगी, क्रॉस चेक नहीं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम तुम्हारा 100% पेमेंट 2000 से ऊपर अगर होगा तो कैश में करने से नहीं चलेगा, अदर देन कैश होना चाहिए। अदर देन कैश वर्ड बोला, कैश छोड़ के किसी और मोड, मतलब अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह कुछ भी करो तो जीपे टीपे वटेवर। और अब देखो और एक